हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। थोड़े थोड़े बाल आ गए हैं तो कैप निकाल दी आज से। उसमें बहुत गर्मी भी लगती थी यार। ठीक है, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, चुपचाप पढ़ लेना। ठीक। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी AVS10। ठीक है। अब ये जो कोड है AVS10, इसका लेना देना है केवल डिस्काउंट तक। आप इसको, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं आपका कोड रिकमेंड तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे ना SSC वाले दोस्त नहीं है, तो आप इस कोड को SSC के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, CDS के लिए, नीट के लिए, UPSC के लिए, जो क्लास 9th 8th 10th के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उनके लिए कहीं भी यूज कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है जी। लेकिन समझिएगा, मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में। अब अन अकेडमी पे किसी इंडिविजुअल बैच का या किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं होती। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जिस भी कैटेगरी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैच हैं, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे, सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? देखो, दो फायदे। पहला तो ये आपने देखा होगा, अक्सर आप किसी बैच से, जब किसी ऐप से जब कोर्स परचेस करते हैं तो क्या होता है, लो जी ये हमारा थ्योरी का बैच है, फिर ये हमारा वोकैब का बैच है, ये हमारा प्रैक्टिस का बैच है, फिर ये हमारा मेंस का बैच आ गया। तो बार 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 भले ही इनकी फीस 1500 1000 ऐसी रखी हो, लेकिन टोटल करके वो एक सब्जेक्ट की फीस ही पहुंचा देते हैं 4000 तक। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? इसके अलावा मान लो आपने उस ऐप से कोर्स परचेज कर लिया, आपको शुरुआत के एक चैप्टर बढ़िया लगा, बाद में आपको कंटेंट में दम नहीं लगा, फिर क्या करोगे? अगला टीचर, फिर अगला टीचर, हर जगह कितनी बार फीस दोगे? इसमें क्या है, अन अकेडमी पे ज्यादा नहीं तो कम से कम SSC के 200 प्लस एजुकेटर हैं। तो आप अपनी तसल्ली से एजुकेटर को छांट सकते हैं जो आपको पसंद आए, जिसका कंटेंट आपको पसंद आए। अपनी पसंद का टाइमिंग चूज कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे को मैथ का टाइमिंग अच्छा लग रहा है, ये मुझे इंग्लिश का टाइमिंग अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लिया। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद दोबारा आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं। चाहे कितने ही बैचेज आते रहें, चाहे पर्टिकुलर एजुकेटर के कितने ही बैचेज आते रहें, आप दोबारा आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं। एक ही आस्क का डाउट फीचर भी है भाई, इसमें आप फोटो खींच के भेजते हैं और आपको डाउट का रिप्लाई मिल जाता है। एक ही हर संडे को टेस्ट होता है जिसमें विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी देख सकते हो आप। मेरा जो बैच है बच्चे, थ्योरी का बैच मेरा 2 महीने में एक बार आता है। अभी 22 जुलाई को आया था, अब नेक्स्ट आएगा 22 सितंबर को। आप तब तक का वेट कर सकते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, नए बैच में आइए। लेकिन आप तब तक का वेट नहीं करना चाहते तो इसको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। रिकमेंडेशन मेरी यही है कि 22 सितंबर वाले में आइए। लेकिन हाँ, मेंस के लिए एक मेरा 25 अगस्त को बैच आएगा। मेंस के लिए नहीं कह सकते, अक्सर क्या होता है मेंस के टाइम पे बच्चा सोचता है यार कोई नई किताब कर लूं, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट ढूंढ लूं। तो वो सब कॉन्सेप्ट का कलेक्शन है कि आपको किताबों में ना झक मारनी पड़े, आपको बार बार वीडियोज ना देखनी पड़े दुनिया जान की। 1.5 घंटे की वीडियो देखोगे, 5 मिनट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसमें बाकी सब वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का जो बुक्स है, जो आप कहीं कहीं से ढूंढ सकते थे, उसका कलेक्शन करके मैं ही आपको दे दूं, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है जी। 1 महीने का बैच होगा और रोज की 1 सवा घंटे की क्लास होगी, बस इतना ही, और वो भी वीक में 5 डेज। ठीक है जी। ताकि बाकी टाइम पे आपके पास सैंपल टाइम रहे, जो पिछला आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने का, मॉक लगाने का। इसको बस ज्यादा ज्यादा 30 घंटे का ये बैच है, रोज 1 1 घंटे की क्लास होगी, 1 महीने सवा महीने तक ये चलेगा। वही इसका पर्पज है कि आपको अलग अलग बुक्स में देखना ना पड़े। इसके अलावा वोकैब का बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है, आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो जैसे आपने सोचा कि मैं वोकैब हो जाए, थोड़ी मेरी प्रैक्टिस बैच हो जाए और ये एडवांस ग्रामर वाला बैच हो जाएगा मेरा, तो ये मिला के आप मेंस के लिए थोड़ा देख सकते हैं। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, इस कोड का लेना देना किसी इंडिविजुअल बैच या किसी इंडिविजुअल टीचर से नहीं है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये कोड लगाने के बाद 1 साल की जो फीस है शायद 5850 शो होती है। तो बच्चा कहेगा सर ये एक बैच की फीस है क्या? नहीं भैया, तेरे कंप्लीट कोर्स की फीस है 1 साल तक की। उसमें कितने बैच आए कितने, जैसे तो अपनी एडजस्टमेंट करेगा, कोई दोबारा फीस नहीं देनी। आ जाइए जी।
करते हैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत। इसमें बताइए भाई क्या एरर है। सबको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ राकेश यादव भाई, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सबका इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम है। ये सबके लिए बेनिफिशियल हैं ये सब चीजें। हाँ जी, बताइए जरा इसमें। बहुत बढ़िया। रैपिड डेवलपमेंट जो हुई है ना मॉडर्न मेडिसिन में जो रैपिड डेवलपमेंट हुई है, जो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने जीत पा ली है बहुत सारी बीमारियों पे, और कॉन्सिक्वेंटली और जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गया। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये डेवलपमेंट्स है सब्जेक्ट, ये रैपिड है इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन है, और ये मॉडर्न मेडिसिन जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी ना यार, हैज थोड़ी हैव आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा। सेंटेंस लंबा देखकर घबराएं नहीं, कोशिश करें, कई बार एरर बहुत टुच्चा ही होता है, एक बार इसको पढ़ो आराम से, मिल जाएगा। हाँ जी, इसको पढ़िए आराम से, मिलेगा आपको एरर। बहुत बढ़िया, शाबाश। नितिन, सौविक, नायक, बहुत बढ़िया। ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग जो है, ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो शुरू होती है एम्ब्रेस करने, रियलिटी को एम्ब्रेस करने से। ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होती है रियलिटी को एम्ब्रेस करने से। इन इट्स माइरिड शेप्स, कहने का मतलब जो इसके डिफरेंट शेप्स हैं उन सब में इसको एम्ब्रेस करने से, उन सब में इसको एक्सेप्ट करने से शुरू होती है, शेप्स एंड फॉर्म्स। और इसमें ये इन्वॉल्व करता है, ये जो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, ये इन्वॉल्व करती है एबिलिटी टू फील, इससे फील कर सकते हो, इससे एबिलिटी आती है फील करने की नेगेटिव इमोशंस को, व्हेन यू हैव टू, जब आपको जरूरत पड़े तो नेगेटिव इमोशंस को फील करने की भी एबिलिटी आती है, और मेंटेन और होप को मेंटेन करने की भी एबिलिटी आती है, जो आपको आगे कंटिन्यू करने में मदद करती है। ठीक है, अच्छा, अब जरा यहां पे समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एंड स्टिल मेंटेन, ये स्टिल एडवर्ब है, मेंटेन वर्ब है, और ये होप नाउन है जो कि मेंटेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये इनफ एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इनफ एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अब ये एडवर्ब तो है नहीं, किसी वर्ब के लिए वगैरह तो आया नहीं है, ये एक्चुअली इस होप के लिए आया था। स्टिल मेंटेन इनफ होप, इतनी पर्याप्त होप मेंटेन करने में आपकी मदद करती है, जो कि आपको आगे चलता रखे, जो कि आपको बेसिकली कंटिन्यू करने में मदद करे। हाँ कि ना? तो ये जो इनफ था ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा था। बच्चों ने पढ़ रखा होता है कि इनफ को उठा के आगे रख दो, ओल्ड इनफ, वाइज इनफ, मैच्योर इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, ऐसे करके। हाँ कि ना? तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ये जो इनफ है ना, इनफ, ये यहां पर कोई एडवर्ब नहीं था कि इसको उठा के हम आगे पटक दें, ये यहां पर है एडजेक्टिव, तो ये नाउन के पहले ही आएगा, तो यहां पे इनफ हो पाना चाहिए था। मैं फिर बता रहा हूं, चीज वही थी जो आपको कोर्सेज में मैंने करा रखी है। ओल्ड इनफ बाद में चला जाएगा, एडजेक्टिव के बाद चला जाएगा, ओल्ड इनफ, वाइज इनफ, मैच्योर इनफ, इंटेलिजेंट इनफ। लेकिन अगर मैं कहूं आई डोंट हैव इनफ मनी, नाउन से पहले लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलो जी, इसमें बताओ जरा। संजय बच्चे, सेकंड थर्ड क्लास में नहीं पढ़ते हो तुम, बच्चों वाली बात मत किया करो, ठीक है?
एक दो जो मुझे दिखे उस टाइम पे मैंने नाम ले दिए। बालकुम सेकंड थर्ड क्लास वाली बात मत करे करो, नहीं तो जिंदगी भर ये सेकंड थर्ड ये नाम ही बतवाते रह जाओगे। यूट्यूब चैनलों पे जाके सर मेरा नाम ले लो, 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 क्या मिल जाएगा इससे? ले, संजय बिस्वाल जिंदाबाद, संजय बिस्वाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, संजय बिस्वाल जैसा हो, और दिमाग कैसा हो, संजय बिस्वाल जैसा बिल्कुल ना हो। करा ली बेइज्जती। अब पढ़ना हो तो टिक के बैठ जाना, नहीं तो चले जाना। गलत आदमी के चैनल पे आ गए हो तुम, कहीं और जाओ मुजरा देखना हो तो। चलो जी, इसमें बताओ जरा। व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, जब तुम स्वीट कोकोनट वाटर पीते हो, जब तुम स्वीट कोकोनट वाटर पीते हो, ये बेसिकली ये एक मेटाफर है। स्वीट जैसे अपन कहते हैं ना कि अच्छा हार का स्वाद चखना, ये वो इडियमेटिक एक्सप्रेशन नहीं होते इडियम्स के टाइप से, तो वैसे ही एक मेटाफर है। किस चीज के लिए ये मेटाफर है? कि अपने अंदर के, जिसको बोलते हैं ना स्वीट कोकोनट वाटर को चखना, ये एक मेटाफर है किस चीज के लिए? जॉय को एक्सपीरियंस करना, जॉय को एक्सपीरियंस करना, अपने अंदर के जॉय को एक्सपीरियंस करना, अपने घमंड को, अपने ईगो को और बाकी सब चीजों से फ्री हो जाना, ये एक मेटाफर है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा उसने उसने ज्ञान का स्वाद चख लिया है, इस टाइप से कि उसने जो मीठा कोकोनट वाटर होता है वो चख लिया है। कहने का मतलब उसने अपने अंदर के जॉय को पहचानना शुरू कर दिया है, उसका जो घमंड था, उसकी जो बाकी परेशानियां थी वो सब हट गई। अब जरा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, फॉर है प्रीपोजिशन, ये एक मेटाफर है किस चीज के लिए? इट इज अ मेटाफर फॉर व्हाट? अब ये फॉर है प्रीपोजिशन, अभी एक्सपीरियंस भी नाउन है और जॉय भी नाउन है, एक्सपीरियंस भी नाउन है और जॉय भी नाउन है, ये कैसा हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए? लेकिन अगर हाँ मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, जॉय को एक्सपीरियंस करना, क्या एक्सपीरियंस करना? जॉय को। एक्सपीरियंस व्हाट? जॉय। अगर मैं इस एक्सपीरियंस को काट के एक्सपीरियंसिंग बना दूं, जिरड बना दूं, तो क्या होगा? ये जॉय बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरड, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। जैसे वर्ब से वटिया होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही जिरंड से वटिया होम के रिप्लाई जिरंड के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये एक्सपीरियंसिंग जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और ये जॉय बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। बहुत आसान है। ये जो ग्रेटिट्यूड होता है, मतलब किसी चीज के लिए अपने मन में ग्रेटफुल होने की जो भावना होती है, जो ग्रेटिट्यूड होता है, ये बड़ा ही, ये जो असेंशियल वर्चूज होते हैं ना, जो जिंदगी में आपकी जो वर्चूज होती हैं, आपकी जो असेंशियल क्वालिटीज होती हैं, उनमें से एक है ये। जो बेसिकली ग्रेटिट्यूड है, ये उन वर्चूज के लिए जो कि मतलब जरूरी होते हैं इनर प्रोस्पेरिटी के लिए, अंदर की डेवलपमेंट के लिए, अंदर की हैप्पीनेस के लिए, है ना? क्योंकि ये हमें भगवान से मिला सकता है। जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हो, अपने मन में ग्रेटफुल होने की भावना रखते हो, अपने मन में रिस्पेक्ट रखते हो हर चीजों के लिए, तो थोड़ा भगवान से जल्दी कनेक्ट हो पाते हो। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि यहाँ पे मोर तो तब लगाते हैं जब इसका किसी और चीज से कंपैरिजन करना हो, किसी और चीज से कंपैरिजन तो करना नहीं। और अगर करना भी है, और अगर कहना भी है कि ये जो मोस्ट एसेंशियल वर्चूज होती है ना, उनमें से एक है, या तो सीधा लिख दो कि असेंशियल वर्चूज में से एक है, या फिर जो सबसे ज्यादा असेंशियल वर्चूज होती है ना, उनमें से एक है। कुछ बात आई समझ में? इट इज वन ऑफ द असेंशियल वर्चूज, इट इज वन ऑफ द असेंशियल वर्चूज लिख दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मोर का मतलब तो कंपैरेटिव डिग्री से होता है ना यार, कोई दूसरी चीज तो दे नहीं रखी।
मोर हटा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज ये सबसे अच्छा कब मीनिंग देगा, जब यहाँ पे मोस्ट लगा दोगे। ठीक है, जो सबसे एसेंशियल वर्चूज होती है ना, जो अंदर की खुशी को, अंदर की प्रोस्पेरिटी के लिए जो जरूरी होती है, उनमें से एक है जी ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। इसमें ए बी सी डी नहीं, इसमें यह बताना कि आएगा क्या, उससे पता चलेगा कि आपको सेंटेंस पढ़ के सेंस कितनी समझ में आती है सेंटेंस की। इसमें क्या आएगा और क्यों, कोशिश करिएगा बताने की। इसमें क्या आएगा और क्यों, अच्छा सवाल है। आई एम शुभम सैनी। बच्चे इसी चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम, उसमें मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, जीएस कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, सब बता रखा है, तो उनको देख लीजिएगा। सोचो सोचो क्या आएगा। देखो जी, हमारा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, उसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप पूरा देखने की कोशिश करोगे तो ये आर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बन गया सब्जेक्ट, आर बन गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव, हमारे जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शुड बन गया हेल्पिंग वर्ब, सीरियसली बन गया एडवर्ब, ये कंसीडर बन गया मेन वर्ब। हमारा जो स्कूल है उसे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, इस चीज पर खास ध्यान देना चाहिए। किस चीज पर खास ध्यान देना चाहिए, कि स्टूडेंट्स को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और पावर दी जाए स्टूडेंट काउंसिल को, कि ये सिर्फ जैसे होता है ना स्टूडेंट की जो यूनियन होती है उसको और ज्यादा पावर दी जाए, ताकि ये सिर्फ सिंबॉलिक रोल ना रह जाए, उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बने, उसके पास और भी पावर्स हो। इस चीज पर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। कंसीडर गिवन स्टूडेंट्स, दिए गए स्टूडेंट्स, स्कूल को कंसीडर करना चाहिए दिए गए स्टूडेंट्स को, कि स्कूल को कंसीडर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ आ रही बात समझ में जो मैंने बोली, क्या यहां पे मीनिंग क्या देना है, स्कूल को कंसीडर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कि स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए दिए गए स्टूडेंट्स को, गिवन इंस्ट्रक्शंस दी गई इंस्ट्रक्शंस, गिवन बुक दी गई बुक, गिवन आइटम्स दिए गए आइटम्स, गिवन स्टूडेंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, दिए गए स्टूडेंट्स को कंसीडर करना है कि स्टूडेंट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, इस बात को कंसीडर करना है। तो जरा समझिए, यहां पे कंसीडर करना देने को, तो यहां पे आपको कंसीडर वर्ब का ऑब्जेक्ट एक जिरंड लिखना चाहिए था गिविंग, ये बनेगा जिरंड, ये बनेगा नाउन और ये बनेगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो जिरंड है ये आपने एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब से बनाया, ये जिरंड अपना भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स बनेगा इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस जिरंड। अब ये वाली बातें समझनी हो, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिरंड के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिरंड भी दो दो ऑब्जेक्ट रख लेता है, अगर ये सब बातें ग्रामर की गूढ़ चीज समझनी हो, तो एक टीचर है अमन वशिष्ठ नाम है उनका, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं आजकल, लाइव क्लास भी वहीं होती है, वहां से आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। AVS10 उनका कोड है। रोज रोज उनके बैच नहीं आते, क्योंकि पहले वो सारी बेसिक्स ही क्लियर करते हैं, जिरंड क्या होता है, जिरंड के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होते हैं, फिर वो चैप्टर शुरू करते हैं। तो भैया उनसे पढ़ सकते हो। अगला बैच आएगा उनका 22 सितंबर को, और तब तक का इंतजार ना कर सकते हो, 22 जुलाई को उनका बैच आया था, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। गजब पढ़ाते हैं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ये सब चीजें हलवा लगने लगेंगी अगर एक बार उनसे पढ़ोगे तो। चलो जी, तो यहां पे फिर से समझ लीजिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए देने को, क्या देने को, स्टूडेंट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करना चाहिए। तो कंसीडर व्हाट, गिविंग, किसको देना है, स्टूडेंट्स को, और क्या देना है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये एंड ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, अगर यहाँ पे जिरंड लिख रखा है ना, तो यहाँ भी जिरंड आना चाहिए था, पैरेललिज्म से भी समझ सकते थे कि यहाँ गिविंग आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए।
हाँ जी, सेंटेंस पढ़ो और बताओ जरा क्या एरर है। शुभम सैनी, बच्चे बार बार अलग अलग टाइप के मैसेज मत कर। 1 to 1 कोई होम ट्यूशन नहीं चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ले भाई। दुनिया जान के पेपर डिस्कस कर रखे हैं इस चैनल पे, पहले वो कंप्लीट कर ले। सोचो सोचो जरा क्या आएगा। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने जमाने में जैसे दिखाते हैं, तो ये जो ब्राह्मण वर्ग था, प्रीस्ट वर्ग था, हर धर्म की बात कर लो, हर धर्म की बात कर लो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उसमें एक ना ये धार्मिक लोगों की क्लास बन गई ऊपर वाली। तो इन्होंने क्या कहा, बाकी लोगों को ये वेद वगैरह या कुरान वगैरह या बाइबल वगैरह उस चीज को ना तो वो ढंग से पढ़ने देते थे, ना ही उसको इंटरप्रेट करने देते थे। वो ये कहते थे कि हमने जो इसका मतलब बता दिया ना, वही मतलब है बस इसका, और उसका मतलब वो उस हिसाब का निकालते थे जिससे उनको फायदा मिले। ये हर धर्म में होता है, तुम्हें सबको पता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। उसके ये जो सो कॉल्ड विद्वान होते हैं, बेसिकली अपने हिसाब से उन चीजों का मीनिंग निकालते हैं जिससे उनका पर्सनल फायदा हो, उनकी क्लास का पर्सनल फायदा हो। तो जो प्रीस्टली क्लास होती है, जो प्रीस्ट से संबंधित जो क्लास होती है, ये खुद के ऊपर ही मोनोपोली डाल लेती है। ये अपने ऊपर ही इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लेती है कि जितना स्क्रिप्ट, मतलब ये जो लिखा हुआ, ये जो स्क्रिप्ट के रूप में जो लिखी हुई चीजें होती है ना, ये जो लिखित में मतलब चीजों को समझना, जो जैसे अपने वेद हो गए, जैसे मुस्लिम्स में कुरान हो गई, और बहुत सारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस में बाइबल्स हो गई। तो इनको इनकी इनको समझने की जो इनकी जो नॉलेज है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको समझाने का, उसकी नॉलेज का सारा ठेका इन्होंने अपने ऊपर ही डाल लिया है। और उसकी इंटरप्रिटेशन उस वे में करते हैं जैसे कि जो कि इनको खुद को एडवांटेज करे। अब यहाँ पे जो इटसेल्फ के अंदर गलती बता रहे हैं मेरे भाई, समझना, ये क्लास ना यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ पे इटसेल्फ ही यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आई बात समझ में? उन्होंने खुद के ऊपर ले लिए, क्या ले लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे टूक अपॉन इटसेल्फ, उन्होंने खुद के ऊपर ले लिया, और क्या ले लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी मोनोपोली। कुछ आ रही बात समझ में? किस चीज की मोनोपोली? इस चीज की मोनोपोली। तो यहाँ पे जो एरर था वो ये एरर था, यहाँ पे प्रीस्ट क्लास नहीं होना चाहिए, इसके लिए एडजेक्टिव होता है प्रीस्टली क्लास। प्रीस्ट से संबंधित जो क्लास होती है उसके लिए वर्ड है जी प्रीस्टली क्लास। कुछ आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, अब इसके अंदर छोटी छोटी बातें मैं आपको, देखो एक और बताता हूं, एक दो चीजें और बताता हूं। कई बार क्या होता है ना, अगर मैं आपको जैसे यहां पिछले सेंटेंस से इस चीज को रिलेट करूं, अब यहां पे मैंने लिख दिया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल भी नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है। इस चीज को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर स्कूल, हाँ कि ना? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सीधा आपने लिख दिया, तो उसकी जगह बढ़िया क्या रहता? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, हाँ कि ना? लेकिन जरा समझने की कोशिश करना, ये वाले जो एरर होते हैं ना, ये जो बेसिकली एरर है, ये काइंड ऑफ वीक एरर है। इनको तभी मार्क करते हैं अपन, इनको अपन तभी मार्क करते हैं जब इसके अंदर कोई और एरर ना हो, है ना? अगर इस सेंटेंस के अंदर अपने को कोई और एरर नजर आए, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरर नजर आए, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नजर आए, तो अपन क्या करते हैं, इसको भैया प्रीस्ट क्लास ही सही मान लेते। अक्सर आपने ऐसे वर्ड देखे होंगे कि दो नाउन साथ में लिख रखे हैं, उनको सही चला रहा है ना? लेकिन जो ये वैसे प्रीवियस ईयर एरर है, ये जो एसएससी ने मार्क किया वही मैं मार्क कर रहा हूं, और काफी बच्चे इसमें दा सेम की भी गलती बता रहे हैं। आप अपनी जगह ठीक हो बच्चे, आप अपनी जगह ठीक हो, स्पोकन वगैरह में चल जाता है ये दा सेम को एडजेक्टिव की तरह से यूज करना। जब आप उसी सेम चीज की दोबारा बात करते हो, जब आप उसी सेम चीज की दोबारा बात करते हो, तो इट्स इंटरप्रिटेशन हो जाना चाहिए था। स्क्रिप्चुअल नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज एंड इट्स इंटरप्रिटेशन लिखते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम की बजाय इट्स इंटरप्रिटेशन लिख देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन एसएससी ने ये वाला मार्क नहीं कर रखा, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूं।
लेकिन आप अपनी जगह ठीक है, सेम को एडजेक्टिव मतलब सेम को एडजेक्टिव की तरह से यूज में लेते हैं, ऐसे प्रोनाउन ऑफ द सेम ऐसे यूज नहीं करते। प्लीज रिटर्न द सेम, प्लीज रिटर्न इट यूज करते हैं। द सेम का मतलब होता है किसी के जैसा, काइंड ऑफ, है ना। लेकिन अगर आप उसी चीज की बात करें और उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इट्स इंटरप्रिटेशन अगर यहां लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्लियर है? नेक्स्ट पा जाओ। ठीक है, आप अपनी जगह जो लॉजिक लगा रहे हो कि द सेम नहीं यहां पे आना चाहिए, वो लॉजिक ठीक है आपका। इसमें बताइए। बहुत आसान था ये तो। मान लो कि पता नहीं चल रहा कि ये कंट्री में एकदम से ब्लॉकेड क्यों लगा दिया गया है, क्राइसिस चल रहा है फिर भी, तो सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी करी है, तो उसके बारे में मान लो बात करी जा रही है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो चीज है ये एक्सप्लेन करेगी उस डिसीजन को, ये एक्सप्लेन करेगी उस डिसीजन को जो लिया गया है कि इंपोज कर दिया जाए एक ब्लॉकेड पूरी कंट्री के ऊपर इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस। मतलब ये जो क्राइसिस चल रहा है उसके बीच में ब्लॉकेड लगा दिया जाए, उस चीज को एक्सप्लेन करेगी ये। तो ये दिस उस चीज को रेफर करा है, वो स्टेटमेंट हो सकती है, वो कोई इंटरव्यू हो सकता है, वो कोई प्रेस रिलीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे विल, यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे एक्सप्लेन्स नहीं एक्सप्लेन आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा। ओवर द ईयर्स, हाँ जी, याद है 4+ टाइम के साथ बहुत समय से, जो पिछले सालों में जो ये जो रिसर्चेज हुई हैं, ये जो बहुत सारे शोध हुए हैं, इन्होंने हमें बताया है कि ओवर द ईयर्स, ये जो पिछले सालों में रिसर्च हुए हैं, जैसे 4+ टाइम के साथ 3+ टाइम के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, पास से अब तक का रेफरेंस होता है, तब से वाला सेंस होता है। ये ओवर द ईयर जो पिछले इतने सालों में जो शोध हुए हैं, जो स्टडीज हुई हैं, इनसे ये पाया गया कि एनुअल डाटा यूजफुल होता है रिव्यू करने के लिए ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट, एक्सट्रीम इवेंट्स के ट्रेंड्स को रिव्यू करने के लिए जरूर मतलब यूजफुल होता है ये जो एनुअल डेटा होता है। तो यहाँ पे ओवर द ईयर्स लिखा हुआ है, जैसे सिंस 4+ टाइम के साथ पास्ट से अब तक का रेफरेंस होता है, तो यहाँ पे भी वही रेफरेंस है। तो यहाँ पे शोज नहीं, यहाँ पे आपको हैव शोन लिखना पड़ेगा। बहुत, जैसा कि बहुत सारे शोध जो हुए हैं, बहुत सारी स्टडी जो हुई है, इन्होंने शो किया है ओवर द ईयर्स, यहाँ पे आएगा जी हैव शोन। नेक्स्ट पे जाइए। बहुत आसान है, तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सेंटेंस लंबा देख के घबराएं नहीं। बताइए इसमें क्या आएगा। ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हर एस्पेक्ट का स्कूलिंग में, स्कूलिंग के हर एस्पेक्ट का ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। क्या इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए भैया? कैरेक्टर बिल्ड, कैरेक्टर भी नाउन है, बिल्ड भी नाउन है। अब ये कोई इसको क्वालिफाई भी नहीं कर रहा, किस चीज को बिल्ड करना? कैरेक्टर को बिल्ड करना, हाँ कि ना। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको ये सही टर्म नहीं है, कैरेक्टर भी नाउन है, बिल्ड भी नाउन है, इसके लिए जो सही टर्म है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को बिल्ड करना। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कैरेक्टर बिल्डिंग। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्योंकि ये इक्विप करती है, इसमें इक्विप्ड वगैरह मत लगा देना, क्योंकि एज मतलब क्योंकि ये इक्विप करती है हर किसी को
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने में, जिंदगी के जो चैलेंजेस आते हैं उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को ढूंढने में मदद देती है। इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग जो है उसको मतलब सिर्फ ये रटाने पे नहीं, पर्सन की कैरेक्टर बिल्डिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए, उसको ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी बनाना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेजेंटेबल आदमी बनाने पर ध्यान देना चाहिए स्कूल्स वगैरह में। इसमें बताइए जरा। हाँ जी। फॉर मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी अ म्यूटेशन इन अ वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड। अब बहुत लोगों को यहां पे लग रहा होगा कि मैन से पहले ए आना चाहिए। एक्चुअली ये जो मैन है ना, ये किसी सिंगल आदमी को रेफर नहीं कर रहा। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पूरी की पूरी मानव जाति की बात हो रही है यहाँ पे। जेनेटिकल चेंज किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही, जैसे एवोल्यूशन में है ना, वैसे पूरी की पूरी मैन काइंड को, पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसलिए किसी सिंगल आदमी की बात नहीं कर रहा ये, इसलिए मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। ठीक है। इंसान के अंदर फॉर मैन टू चेंज, अगर इंसान के अंदर रेडिकल चेंज लाना है, मतलब उसके अंदर रेडिकली उसको चेंज करना है। रेडिकली का मतलब होता है कंप्लीटली, जो बेसिक एस्पेक्ट है अगर उनको भी चेंज करना, और फंडामेंटली जो इंसान है अगर उसको पूरी तरह से बदलना है, वैसे तो बदलेगा नहीं। तो उसके लिए जरूरी है, वह उसके लिए जरूरी है कि एक म्यूटेशन हो जाए उसके ब्रेन सेल्स के अंदर, उसके जो माइंड के जितने ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर एक म्यूटेशन हो जाए, उनके अंदर एक जेनेटिक चेंज आ जाए। तो यहाँ पे इन अ वेरी ब्रेन सेल्स, यहाँ पे ब्रेन सेल्स प्लूरल है, अ आर्टिकल कैसे आ पाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे इन एवरी ब्रेन सेल लिखूं तो फिर यहाँ पे सेल्स कैसे गलत, ये सेल्स नहीं लिख पाऊंगा। कुछ आ रही बात समझ, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि एवरी लगा दो, एवरी लगा दो, एवरी लगा दो, तो फिर ये सेल्स कैसे लिख पाओगे, एवरी तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसको। कुछ आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो वेरी है ना, ये जो यहाँ पे वेरी है, आप इसको वेरी को समझ रहे हो एडवर्ब जैसा, लेकिन ये जो वेरी है यहाँ पे ये एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो उसके लिए वो जो वेरी ब्रेन सेल्स हैं, उसके जो वो जो ब्रेन, जैसे अपन कहते हैं ना आई वांट द वेरी बाइक, मुझे तो वही बाइक चाहिए, एम्फोसिस डालना। तो कहां पे चेंज आने की जरूरत है, उसके माइंड के ब्रेन सेल्स के अंदर चेंज आने की जरूरत है। ये वेरी यहां पर एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ये यहां पर कोई एडवर्ब नहीं है, ये यहां पर एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। कुछ याद आया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अरे कुछ याद आया। आई मेट हर एट दिस वेरी स्पॉट, मैं इस एग्जैक्ट स्पॉट पे मिला था उससे, दिस वेरी स्पॉट। तो बेसिकली क्या होता है, वेरी एम्फोसाइज करने के लिए भी काम आता है। अब काफी बच्चे इसके अंदर ये कह सकते हैं सर ऑल लगा सकते हैं कि, हाँ बच्चे लगा सकते हो, ग्रामेटिकली ऑल से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कई बार अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है। वो हमसे नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा था कि वेरी एडजेक्टिव भी बन जाता है, तेरे को इस बात का पता है क्या भाई, है ना। और लेकिन हमने क्या करा, वर्ड ही चेंज कर दिया। इन ऑल द ब्रेन सेल्स लिख दोगे तो ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस की सेंस चेंज हो गई हल्की सी। नेक्स्ट पे आ जाइए। इजी है, इजी, बिल्कुल इजी, बहुत आसान है। रवि, प्रहलाद, माया, अभिनव, शिवम तिवारी, विनायक, एसएससी, राजा, नितिन, दिव्या। संजय बिस्वाल का कमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं नाम ले रहा हूं, संजय बिस्वाल।
सूरज, साफिर, अभिनव, मुकुंद, मुनेन्द्र, सौविक, नायक। बताओ जी, बड़ा इजी एरर है भाई। बहुत सारी फर्म फेल हो जाती हैं, बहुत सारी फर्म फेल हो जाती हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, बहुत सारी फर्म्स फेल हो जाती है क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करना शुरू करती हैं, उन्होंने ढंग से रिसर्च नहीं किया होता अपनी टारगेट मार्केट का, और उतनी अच्छे से प्लानिंग नहीं करी होती। अब इससे टुच्चा एरर तो क्या पूछें कि भैया हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिसर्च नहीं रिसर्च्ड आएगा। इससे टुच्चा एरर बताओ क्या पूछें। इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इंसान जो कुछ भी सीखता है, इंसान जो कुछ भी सीखता है उसका एक हिस्सा, उसके एक हिस्से को मापा जा सकता है किसी स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल के रूप में। इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कुछ सीखता है उसके एक हिस्से को मापा जा सकता है, कि कहा जा सकता है कि अच्छा ये जो स्पेसिफिक नॉलेज तूने सीखी या कोई स्किल्स सीख ली, तो ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया। और वहीं वहीं जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है वो इन्वॉल्व होता है चेंजेस से, कि जिंदगी में जो आपकी में उतार चढ़ाव आए, जो चेंजेस आए, उनसे जो आपने सीखा वो दूसरा हिस्सा होता है। कुछ आ रही बात समझ में? हाँ जी, बताओ जरा क्या एरर आएगा इसमें। बहुत आसान है यार। जो इंसान जो कुछ सीखता है उसका एक हिस्सा, उसके एक हिस्से को, उसके एक हिस्से को मापा जाता है, उसके एक हिस्से को मापा जा सकता है, या मतलब उसका एक हिस्सा कहलाएगा। हाँ जी, तो यहां पे पहली बात तो आपको यूज कर लेना चाहिए जैसे पैसिव, उसका एक हिस्सा ये कहलाता है, उसका एक हिस्सा ये कहलाता है, तो विल बी मेजर्ड, विल बी मेजर्ड। इंसान जिंदगी में जो कुछ भी सीखता है उसके उसके एक हिस्से को तो मापा जा सकता है इस चीज के रूप में, और वहीं दूसरे हिस्से को मापा जा सकता है उसकी जिंदगी में जो बदलाव आते हैं उनके रूप में। कुछ आ रही बात समझ में? इसकी ये जो कुछ भी सीखता है उसका एक हिस्से को मापा जा रहा है, हिस्सा किसी को नहीं माप रहा। इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ सीखता है उसके एक हिस्से को तो मापा जा सकता है स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स के रूप में, और वहीं दूसरे हिस्से को मापा जा सकता है बदलावों के रूप में, या दूसरे हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं और दूसरे हिस्से का पार्ट होते हैं वो सारे बदलाव जो उसकी जिंदगी में आए। तो यहां पे करना पड़ेगा आपको मेजर्ड, क्योंकि पैसिव लिखना है आपको। ये मेजरेबल तो एक एडजेक्टिव होता है, विल के बाद एडजेक्टिव कैसे आ सकता है भैया, मेन वर्ब तो लिखोगे ना, तो बी की फॉर्म प्लस बी3 लगा दिया ताकि ये पैसिव हो जाए। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये वाइल का दूसरा, वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि। और ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एक काम करो, ज्यादा सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि आप इसको फ्यूचर से भी हटा लो, क्योंकि अगर आप इसको फ्यूचर में करोगे, है ना, आप इसको फ्यूचर में करोगे तो फिर दूसरे को भी फ्यूचर में रखने का मन करेगा। आप एक काम करो, इसमें विल बी मेजर्ड भी मेजर्ड मत लिखो, यहाँ पे इज मेजर्ड लिखो, यहाँ पे उसे मापा जाता है, यहाँ पे आप करो इज मेजर्ड, तब बनेगा इस सेंटेंस का मीनिंग भी बढ़िया और आगे वाला पार्ट गलत भी नहीं होगा। आप यहां से विल भी उड़ाओ, इस सेंटेंस को आप फैक्ट के रूप में लेके जाओ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाओ, इज मेजर्ड करो यहां। अब बनेगी बात कि जिंदगी में जो भी इंसान सीखता है उसके एक हिस्से को मापा जाता है इस रूप में, और वहीं दूसरा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व करता है चेंजेस को। ये करो यहां पे। कुछ आ रही है बात समझ में? इसका आंसर मैं चेंज कर दूंगा, विल बी मेजर्ड की जगह इज मेजर्ड यहां पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
अरे कुछ आ रही बात समझ में? हाँ जी, इसमें बताइए जरा, ये तो बहुत आसान है। जैसा कि लोगों के साथ है, जैसा कि लोगों के साथ है, कुछ बंदर भी लेजी होते हैं, जैसे कि वो जो सारा दिन सोते रहते हैं, और कुछ बड़े मेहनती होते हैं, कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो एज विद पीपल, तो ये मंकीज जो है, मंकी जो है, अगर ये वाली बात आपने फैक्ट के रूप में लिख रखी है, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर लिख रखी है, यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट आ रहा, तो इसको पास्ट में क्यों कर रहे हो? पैरेललिज्म चलने दो, एंड लगा हुआ है, सारी चीजें जब प्रेजेंट में चल रही हैं तो आर इंडस्ट्रियस लिखो। इसमें बताइए जरा। ये जो पोस्टमैन था, ये बाइसिकल से ट्रेवल करता था। ये जो पोस्टमैन था, ये बाइसिकल से ट्रेवल करता था, अक्सर वेड थ्रू करता था ये स्वयं से, है ना, और जंगल से निकलता हुआ जाता था इन ऑर्डर टू रीच विलेजेस, गांव तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे एक आपने टर्म सुनी होगी पैरेललिज्म, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अगर इधर आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर रखा है, तो इधर भी आपको V1 प्लस आईएनजी यूज करना चाहिए था, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था पासिंग। ये जो पोस्टमैन था, ये ट्रेवल करता था बाइसिकल से, अक्सर अक्सर वेड थ्रू करता हुआ स्पैम से, और पास होता हुआ जंगल से। तो यहाँ पे दोनों जगह आपको आईएनजी लिखना चाहिए था। कुछ आ रही है बात समझ में? या तो ये स्वयं से पास हो रहा होता था, या जंगल से पास हो रहा होता था। और है, सॉरी, यहाँ पे मैं एंड वाली मीनिंग बोल रहा हूं। अक्सर या तो ये स्वयं से निकल रहा होता था, या जंगल से पास हो रहा होता था। ये और हो चाहे एंड हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं। अगर इस साइड पे पैरेललिज्म लगाना पड़ेगा, अगर इधर आईएनजी है तो आपको इधर भी आईएनजी लिखना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताइए जरा। रीच में कोई दिक्कत नहीं है भैया, रीच वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा सीधा। हाँ जी, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का सवाल है। एक वर्ड है जी, इन द एंड। ये बेसिकली बेस्ड है एंड वर्सेस एंडिंग पे, एंड वर्सेस एंडिंग पे, है ना। अब इन द एंडिंग और इन द एंड में क्या फर्क होता है? इन द एंडिंग और इन द एंड में क्या फर्क होता है? एंडिंग वर्ड आप तब यूज करते हो जब आप किसी चीज की, स्पेसिफिक चीज की एंडिंग की बात करते हो, किसी मूवी की एंडिंग, किसी प्ले की एंडिंग, किसी स्पेसिफिक चीज की एंडिंग की बात करते हो, तब आप एंडिंग वर्ड का यूज करते हो। अब आप कह दोगे कि एंडिंग भी तो नाउन है, तभी तो दार है, और एंड भी नाउन है, लेकिन इनके यूसेज में फर्क है। एंडिंग ऑफ द प्ले, एंडिंग ऑफ द मूवी, एंडिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर चीज की एंडिंग हो रही हो, किसी पर्टिकुलर चीज के खत्म होने की बात हो रही हो, तब आप एंडिंग वर्ड का यूज करते हैं। और जनरली अगर टाइम की बात कर रहे हो कि अंत में ऐसा हो गया, तो फिर आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो इन द एंड। तो यहाँ पे इन द एंडिंग नहीं, यहाँ पे इन द एंड आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अशोका ने अपने अर्लियर डेज में जो कुछ भी किया हो, इन द एंड, अंत में वो बड़ा ही अनकॉमनली, मतलब ऐसी चीजों वो कॉमनली नहीं पाई जाती, इतना वर्चुअस और वाइज साबित हुआ। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द एंड का बेसिकली मतलब है फाइनली। यहां पे किसी चीज के एंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे इसका मतलब है फाइनली। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल।
अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम रिड्यूस कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो टोटल डिपॉजिट अमाउंट को एट द सेम टाइम, फिक्स सम को चेंज किए बिना ही। तो यहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फॉर इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब भी एग्जाम्पल के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चाहिए आपका बी, एग्जाम्पल के जैसा नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो फॉर एग्जाम्पल। इसमें बताइए, ये भी बड़ा इजी है। एक पर्सन जिसने स्पीयर हेड किया, मतलब जिसने इस कैंपेन को लीड किया, एक पर्सन जिसने इस कैंपेन को लीड किया वो एक आईटी प्रोफेशनल है जिसे जाना जाता है नेट न्यूट्रलिटी पे वर्क करने के लिए, और इसने फाउंड किया है ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को। तो अब ये आपने पढ़ रखा होगा यार, ये हैविंग के साथ V3 आएगा ना कि आईएनजी, तो फॉर हैविंग वर्कड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पे आएगा फॉर हैविंग वर्कड, उसको इस चीज के लिए जाना जाता है। ही इज नॉन फॉर हैविंग स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, ही इज नॉन फॉर हैविंग वॉन दिस मैनी प्राइजेस। इसमें बताइए, विद इट्स ओवरऑल पॉपुलैरिटी स्लाइडिंग, ये जो इसकी ओवरऑल पॉपुलैरिटी स्लाइड हो रही है इसकी वजह से, बेसिकली क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा, पार्टी को हार्डवर्क करना पड़ेगा, ताकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स, ताकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स आगे आए। तो यहाँ पे जैसे कांग्रेस की बात हो रही है, मान लो जैसे ओवरऑल इमेज जो है कांग्रेस की बहुत ज्यादा ढल गई है ना, कुछ मतलब जिसको बोलते हैं ना, आईटी सेल ने ऐसा काम किया कि इनके लीडर्स को बिल्कुल मौकरी का विषय बना दो, ताकि इनमें पोटेंशियल कभी नजर ही ना आए किसी को। तो पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी अगली जनरेशन को उतारने के लिए, अपनी लीडर्स की अगली जनरेशन को उतारने के लिए पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा होगा, हार्डली का मतलब तो ना के बराबर है, ये तो किसी कीमत पर सही नहीं हो सकते। पार्टी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, आपको कहना पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चला गया, उसके लिए तो दूसरा कोई एक्शन लिखना पड़ेगा, वो कहां दिया हुआ है। तो भैया ये भी गलत हो गया, सीधा लिखो विल हैव टू वर्क हार्ड, उनको ऐसा करना पड़ेगा इस काम के लिए। इन्फिनेटिव रीजन बताते हैं उनको, विल हैव टू वर्क हार्ड, उनको ऐसा, मतलब ये इन्फिनेटिव नहीं, सॉरी, हैव टू कंपल्शन बताता है, ये उल्टा बोल गया मैं। हैव टू का मतलब होता है उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, दे हैव टू, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू वर्क हार्ड, वो वाला। तो पार्टी को वर्क हार्ड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हार्डली नहीं, हार्ड एडवर्ब की तरह से काम करेगा, एडवर्ब वो मैनर बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, वो जो स्पीड है, वो जो तेजी है जिससे ये हेट क्राइम वीडियो जो होते हैं, मान लो किसी भी जैसे किसी कास्ट वाले को पीट दिया, किसी पर्टिकुलर धर्म वाले को पीट दिया, इस टाइप के जो वीडियो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी तेजी से ट्रेवल करते हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के लिए बड़ा ही चैलेंज बन गया। तो यहाँ पे वो स्पीड जिससे ये ट्रेवल करते हैं, वो स्पीड जिससे ये हेट क्राइम वीडियोज ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे भैया हेट क्राइम वीडियोज आपने सब्जेक्ट लिखा तो आगे वर्ब तो दोगे ना, क्योंकि विद प्रीपोजिशन है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ के ना। वो स्पीड जिससे हेट क्राइम वीडियोज ट्रेवल करते हैं, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आ सकती है क्या? और ये फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे V1 यूज करना चाहिए था आपको, तो दीज हेट क्राइम वीडियोज ट्रेवल लिखना चाहिए था आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, बड़ा आसान है,
ये जो केंद्र सरकार है, सेंटर को अपने ड्राफ्ट को रिविजिट करना चाहिए, मतलब उस पर दोबारा ध्यान देना चाहिए, उसको एक बार फिर से देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये जो द सेंटर है ये गवर्नमेंट के लिए यूज हो रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन की तरीके से यूज हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे इसके लिए देयर का यूज थोड़ी होगा, इट्स का यूज होगा। और आगे अगर नाउन दे रखा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला इट्स चाहिए, यानी ए वाला चाहिए। चलो जी, वोकैब पे आ जाओ जल्दी से। प्रिकैरियस का सिनोनिम बताना है। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है जी डेंजरस। ऐसे नेमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। प्रिकैरियस चीजों से हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, प्रिकैरियस चीजों से हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अबंडेंट जिसका मतलब होता है मात्रा में बहुत ज्यादा, वैल्यूएबल बड़ा कीमती। प्री मैच्योर बेबी आपने सुना होगा, वक्त से पहले जो चीज हो जाती है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का एंटोनिम बताइए, ट्रांजिएंट का उल्टा। हाँ जी, ट्रांजिएंट। स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज स्थिर रहे। टेम्पोरल, जो चीज टेम्परेरी हो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए। ट्रांजिएंट, एफिमरल, इस टाइप के वर्ड आपने सुने होंगे, है ना। तो टेम्पोरल ये इसका काइंड ऑफ सिनोनिम है। सेलेस्टियल बॉडी, जो आसमान में बड़ी बॉडीज होती हैं, आपने देखा होगा, सन, अर्थ, मून, ये सब आसमान में पाई जाने वाली जो बड़ी लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब यूनिवर्स में पाई जाने वाली। परमानेंट इसका उल्टा हो जाएगा जी। आपका सही आंसर है जी परमानेंट। ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, हमें एंटोनिम बताना तो परमानेंट आ जाएगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बहुत घिसा पिटा इडियम। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, जो ऐसी कोई अप्रिय घटना जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो। कैसे याद कर सकते हो, बादल है, मतलब आसमान है, आसमान से बिजली कड़की। ब्लू से, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आसमान से बिजली चमक गई। अनएक्सपेक्टेड होती है, नुकसान कर जाती है, पता ही नहीं चलता, पहले से कोई अंदेशा नहीं होता। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, ऐसा पर्सन जो आर्ट एंड कल्चर में जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसको उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। सीनिक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली जो हर किसी पे, हर पर्सन पे, हर किसी के मोटिव पे संदेह करता हो। साइंटिस्ट आपको पता ही। फिलेंडरर ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली मॉरल नहीं होता, बहुत ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इस टाइप का आदमी होता है, दिल फेंक टाइप का। फिलिस्तीन एक ऐसा पर्सन होता है बेसिकली जिसको आर्ट कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं होता उसका। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है। होता क्या है, हम इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। ऐसा बोलोगे तो फिर TAIN लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। अगर ऐसे बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सही वाली जो स्पेलिंग है वो है ये TAIN, नहीं TEN आता है। और बच्चे जो कहते हैं स्पेलिंग करेक्शन में दिक्कत है, भैया 50% रिपीट होती है प्रीवियस ईयर। वीडियो देखने से नहीं आएगा। अचीव की स्पेलिंग IE होती है कि EI होती है। अचीव की स्पेलिंग आज तक कभी स्पेलिंग करेक्शन में आई हो तो मुझे दिखा देना। फालतू की स्पेलिंग बनाने वाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप प्रीवियस ईयर रट लो, बाकी जितनी वोकैब याद करोगे, लिख लिख के देखोगे तो ही याद होगा। कोई स्पेलिंग की ट्रिक से जो स्पेलिंग बनाने की विधि बताते हैं कि अच्छा कब डबल M आएगा और कब नहीं आएगा, वो सब फर्जी वीडियोज हैं। उनमें ऐसी स्पेलिंग बनाई जा सकती है जो 3rd क्लास में आती है। कभी अचीव की स्पेलिंग आई इसमें, कभी स्कूल की स्पेलिंग आई इसमें, तो वो सब फर्जीवाड़ा है और कुछ नहीं। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए, और वो वाला जो प्रोसेस आपने कल किया बच्चे उसको रूटीन बना लीजिए। अब ये वीडियो 1 मिनट के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, और उस टाइम पे लाइक करना, कमेंट करना, उसको रूटीन बना लो जिनको मेरी वीडियो से फायदा होता है। अगर आप मेरे से पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो बच्चे 22 जुलाई को मेरा बैच आया था, अगला आएगा 22 सितंबर को। अगर आप 22 सितंबर तक का वेट कर सकते हैं तो नए बैच में ही आइएगा, लेकिन अगर आप तब तक का वेट नहीं कर सकते हैं तो इसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं AVS 10 कोड लगा के। मैं रिकमेंड आपको नया मतलब लाइव देखना ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसी से इंटरेस्ट बनेगा आपका इंग्लिश में। लेकिन हाँ, अगर कोई मेंस के लिए देखना चाहता है तो 25 अगस्त से मेरा बैच चालू हो रहा है, कॉन्सेप्ट एडवांस ग्रामर नाम से। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेंस के लिए फायदेमंद काफ़ी चीज़ें और भी अनलॉक हो जाएंगी। मेरे प्रैक्टिस बैच हैं 2-3, वो कैब बैच हैं 2, वो सब भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगा।
ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जो भी मुझसे पढ़े हैं वो कोड रिकमेंड कर सकते हैं लिंक के साथ, वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। कल अपनी दोनों क्लास होंगी, अनअकैडमी वाली भी होगी और ये वाली भी होगी। अनअकैडमी वाली हफ्ते में 3 दिन होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो कल वो वाली भी होगी और ये शाम को 5 बजे वाली भी होगी।